सबसेक्शन 5 क्या है? ट्रेनिंग रिलेटेड। क्या बोला मैंने? ट्रेनिंग, TRAINING, ट्रेनिंग रिलेटेड। अब ट्रेनिंग रिलेटेड में एक बात ध्यान रखो कि परफॉर्मेंस बेस्ड के अंदर और ट्रेनिंग बेस्ड में डिफरेंस क्या है। परफॉर्मेंस के लिए रेसिपिएंट का फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड है और ट्रेनिंग के लिए सप्लायर का फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड है। आज अगर मुझे लद्दाख बुलाया जाता है, मुझे अगर देहरादून बुलाया जाता है, मुझे अगर मुंबई या पुणे बुलाया जाता है, मुझे अगर दिल्ली बुलाया जाता है या इधर चंडीगढ़ बुलाया जाता है या मुझे पंजाब बुलाया जाता है जीएसटी की ट्रेनिंग देने के लिए। सर क्या आप जीएसटी ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देते हो? हाँ मैं देता हूं। तो मैं जीएसटी ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देने जाता हूं तो 99% तो क्या हो जाती है साहब? ऑनलाइन। 99% में तो ऑनलाइन हो जाती है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती और उसमें मेरा टाइम भी बच जाता है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि नहीं सर हम ऑनलाइन नहीं, हम फिजिकली आपको बुलाना चाहते हैं, तो हम फिजिकली भी जाते हैं। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं क्या बता रहा हूं? मैं ये बता रहा हूं कि मैं फिजिकली जाता हूं या वो मेरे यहां पर आते हैं। क्या सारे के सारे पंजाब के जीएसटी ऑफिसर्स मेरे घर पे आते हैं यहां पर ब्यावर में, राजस्थान में? द आंसर इज नो। लद्दाख वाले मेरे यहां पर आते हैं? क्या पुणे वाले मेरे यहां पर आते हैं? द आंसर इज नो। वो 100 जनों को 150 जनों को यहां लाने से अच्छा है कि मैं अकेला वहां जाकर ट्रेनिंग देकर आऊं। लेकिन अगर उन 100 के 100 जनों को बाल कटवाने हैं, हेयर कटिंग करवानी है, प्लास्टिक सर्जरी करवानी है, पर्सनल ग्रूमिंग करवानी है, खाना खाने जाना है, तो उनका खुद का फिजिकल प्रेजेंस वहां पर रिक्वायर्ड होगा। मुस्तफा, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? परफॉर्मेंस बेस्ड सबसेक्शन 4 बोलता है कि रेसिपिएंट की फिजिकल लोकेशन, मतलब फिजिकल एक तरीके से प्रेजेंस रिक्वायर्ड है। सबसेक्शन 4 रेसिपिएंट की फिजिकल जो है आपकी प्रेजेंस रिक्वायर्ड करता है, जबकि सबसेक्शन 5 सप्लायर की फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड मांगता है। बोलो हाँ कि ना? हाँ। यहां सप्लायर की फिजिकल प्रेजेंस चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, सप्लायर की फिजिकल प्रेजेंस चाहिए। अब आ जाओ सबसेक्शन 5 के प्रोविजंस पे क्या लिखा है। यहां लिखा है कि द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस। क्या लिखा? ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल। सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं है वो शब्द, अकेला परफॉर्मेंस नहीं है। देखो आगे क्या लिखा है, परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल वाली बात है, ट्रेनिंग वाली बात है, तो वहां पर देखो रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड की कहानी। क्यों? बताता हूं। रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड की कहानी। अब देखो पहले आ जाओ कहां पर? पहले आ जाओ अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन पर, पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन पर। तो वहां पर क्या हो गया? देखो लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड। तो वहां पर भी ये लोग कहां चले गए? वहां पर भी ये लोग वहीं चले गए। सेम चीज जो ऊपर देखी थी अपन ने, क्योंकि फील तो सेम है ना। वो मेरे पास आ रहे हैं, अगर वो मेरे पास आते तो परफॉर्मेंस यहां राजस्थान में हो जाती, और अगर मैं उनके पास चला गया तो परफॉर्मेंस कहां हो गई? ट्रेनिंग कहां होगी? महाराष्ट्र में होगी। तो यहां पर भी देखा जाए तो प्रेजेंस ही तो चाहिए। लेकिन हां, मैंने लॉजिक क्लियर कर दिया कि सबसेक्शन 4 में रेसिपिएंट की प्रेजेंस चाहिए और सबसेक्शन 5 में सप्लायर की प्रेजेंस चाहिए। लेकिन क्योंकि दोनों में ही मुझे प्रेजेंस चाहिए, तो एक बात तो पक्की हो गई कि साहब प्रेजेंस के बेसिस पर तो वही प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगी जहां पर परफॉर्मेंस हो रही है। ओके डन। लेकिन अब यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट है, उसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉ मेकर नहीं चाहता कि ट्रेनिंग के रिस्पेक्ट में प्रॉब्लम आए, क्योंकि ट्रेनिंग जरूरी नहीं है कि रेसिपिएंट को ही दी जाए। मुस्तफा, यही तो बात है। इसलिए तो देखो ये लॉजिक क्यों काम करेगा। सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 वाला जो मैंने आपको दिया था, ये लॉजिक इसलिए काम करेगा। सबसेक्शन 4 में रेसिपिएंट का होना ही जरूरी है। सर क्या मतलब? मतलब ये कि रेसिपिएंट की डेफिनेशन क्या थी, पहले तो ये बताओ। जब तक आपको रेसिपिएंट की डेफिनेशन ही नहीं पता होगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। सर क्या बात कर रहे हो? हां, रेसिपिएंट की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि कंसीडरेशन इन्वॉल्व है क्या? वेयर कंसीडरेशन इज देयर, मतलब अगर वहां पर कंसीडरेशन इन्वॉल्व है, वेयर कंसीडरेशन इज इन्वॉल्व और वेयर नो कंसीडरेशन, वेयर नो कंसीडरेशन। रेसिपिएंट की डेफिनेशन बता रहा हूं। अगर कंसीडरेशन इन्वॉल्व है तो मैंने क्या बोला था? पर्सन पेज द कंसीडरेशन, पर्सन पेज दी कंसीडरेशन। और अगर कंसीडरेशन इन्वॉल्व नहीं है
तो पर्सन रिसीव्स द सर्विसेज, पर्सन रिसीव्स द सर्विसेज। कोई शक, कोई सवाल? नहीं सर। अब देखो ये बात समझ में आ गई, रिवाइज कर लिया? हाँ सर रिवाइज कर लिया। वापस आ जाओ एक बार सब सेक्शन 4 और सब सेक्शन 5 पर। अगर आपको बाल कटवाना है तो बाल कटवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हेयर कटिंग लेनी है, हेयर ड्राइंग सर्विस लेनी है, या हेयर डाई करवानी है, या कोई पर्सनल ग्रूमिंग करवानी है, मेकअप करवाना है, मसाज करवानी है, कुछ भी करवाना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सर अभी अभी आपने बोला कि उसके लिए रेसिपिएंट को खुद ब खुद अपनी क्या देनी पड़ेगी? अपनी फिजिकल प्रेजेंस देनी पड़ेगी। किसको? सप्लायर को। हां सर। तो उस सिचुएशन में आपको वहां प्रेजेंट होना मैंडेटरी हो गया। क्या हो गया? मैंडेटरी हो गया। यह बात भी सही है सर। आपको ही, आपको मतलब रेसिपिएंट को ही, क्योंकि 99% केस में कभी आपने ऐसा सुना है क्या कि पर्सनल ग्रूमिंग कोई और करवा रहा है? आपकी पर्सनल ग्रूमिंग कभी कोई और करवाएगा क्या मुस्तफा? सोच के देखो। रेसिपिएंट का मतलब अभी मैंने आपको रिवाइज करवाया, द पर्सन पेज द कंसिडरेशन। कभी ऐसा होगा कि आपका बॉस आपको बोलेगा कि मैं तेरे पैसे दे रहा हूं, जाके बाल कटवाया, जाके हेयर कटिंग करवा ले, मैं तेरे पैसे देता हूं? कभी ऐसा होगा? कभी भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये सर्विसेज पर्सनल नेचर की है। कभी आपका बॉस बोलेगा कि जाकर अपनी वाइफ के साथ डिनर करा होटल में, मैं पैसे दे देता हूं? अपनी वाइफ को घुमाने ले जा होटल में, खाना खिला ला, मैं पैसे देता हूं? द आंसर इज नो। पर्सनल, क्योंकि अगर आप सबसेक्शन 4 को ढंग से देखोगे ना तो सबसेक्शन 4 में सारी सर्विस कैसी है? पर्सनल नेचर की है। पर्सनल ग्रूमिंग, प्लास्टिक सर्जरी। अब आपकी प्लास्टिक सर्जरी कौन करवाएगा? आपको खुद को करवानी पड़ेगी ना, कोई और तो करवाएगा नहीं। उसी तरीके से आपके पास क्या था? हेल्थ सर्विस, फिटनेस। अब सोचो आपकी फिटनेस का पैसा कोई और देगा क्या? और अगर देगा भी, सुनो मजे की बात बता रहा हूं, अगर देगा भी तो कौन देगा? भाई आपकी फिटनेस का पैसा ज्यादा से ज्यादा आपका कंपनी दे देगी, आपका बॉस दे देगा। अगर आपकी फिटनेस का पैसा आपका बॉस दे भी देगा, आपकी कंपनी कहती है नहीं हमारे एम्प्लॉयज फिट रहने चाहिए, तो हम उनको जिम ज्वाइन करवाएंगे, वेरी गुड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आपकी कंपनी जहां पर है और जहां पर आप जिम ज्वाइन कर रहे हो, क्या वो दो अलग अलग स्टेट हो सकते हैं मुस्तफा? क्या वो दो अलग अलग स्टेट हो सकते हैं? द आंसर इज नो। अगेन द आंसर इज नो। क्योंकि बियर कौन करेगा? बियर करेगा आपका इमीडिएट बॉस, यानी जहां आपकी ब्रांच लोकेटेड है, जहां आपका हेड ऑफिस लोकेटेड है, वही आपका पैसा देगा। वो रिकवर कहीं और से करेगा, वो बात अलग है। मैं इतना अंदर नहीं जा रहा हूं अभी। इतना अंदर जाना है तो चले जाओ भाई, मेरे को उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो, ये रही ब्रांच, अगर बहुत बड़ी कंपनी है और अगर आप ब्रांच में लोकेटेड हो, ये रहा हेड ऑफिस। हेड ऑफिस कहां है? फॉर एग्जांपल हेड ऑफिस है महाराष्ट्र के अंदर, ब्रांच है राजस्थान के अंदर, और ये जो एम्प्लॉय है, ये जो एम्प्लॉय है ये राजस्थान वाली ब्रांच में काम करता है। ओके सर। अब राजस्थान में भी स्पेसिफिकली शहर ले लेते हैं जयपुर, स्पेसिफिकली एक शहर ले लेते हैं जयपुर। अब ये एम्प्लॉय अगर जयपुर में काम करता है, क्या नाम मेरा? मुस्तफा। अगर ये एम्प्लॉय जयपुर में काम करता है तो ये जिम करने के लिए दूसरे शहर में जाएगा क्या? अरे मुस्तफा बता दो ना यार, ये जिम करने के लिए दूसरे शहर में जाएगा? पागल सर, पागलों वाली बात हो गई है। तो ऐसा पॉसिबल है कि मैं एक शहर से दूसरे शहर जाऊंगा जिम करने? इम्पॉसिबल। इतना टाइम नहीं है मेरे पास में, आने जाने में 2 दिन लग जाएंगे मेरे को, तो मैं जयपुर में ही जिम करूंगा। करेक्ट? बोलो करेक्ट। हाँ सर। तो अगर मैं जयपुर में ही जिम करूंगा और अगर मेरे जिम का पैसा मेरी ब्रांच दे भी देगी, 2 मिनट के लिए मानते हैं कि वैसे तो ऐसा होता नहीं है, मैंने तो नहीं देखा आज तक कि कंपनी आपको फिट रखने का पैसा दे रही है। इंश्योरेंस बात अलग हो जाती है, इंश्योरेंस सबसेक्शन 4 में कवर नहीं था। कान खोल के सुनो, ये गलती मत करना। ना 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 ना, उसके लिए अलग से है पोस्ट BIA, लास्ट वाली जो मेमोरी टेक्निक है उसमें आई आता है, वो उसमें आई आता है। सब सेक्शन 4 में इंश्योरेंस कवर नहीं है। इंश्योरेंस जनरली देखा जाता है कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस करवाती है, कंपनी अपने एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस करवाती है, लेकिन सब सेक्शन 4 इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा, फिटनेस की बात कर रहा है। तो 99% केस में तो ऐसा होगा ही नहीं कि सब सेक्शन 4 का पेमेंट कोई और करेगा। सब सेक्शन 4 का पेमेंट कोई और करेगा, पॉसिबल ही नहीं है। रेस्टोरेंट में खाना खाना है, खुद को पैसा देना है, जैसे ही मैं खुद पैसा दूंगा मैं रेसिपिएंट बन गया, क्योंकि रेसिपिएंट की डेफिनेशन क्या है? द पर्सन पेज द कंसीडरेशन। करेक्ट? मैं जिम ज्वाइन करने जाऊंगा तो मैं खुद पैसा दूंगा, प्लास्टिक सर्जरी करवानी है तो खुद पैसा देना पड़ेगा, और कोई अगर दूसरा काम है, जैसे कि वहां पर क्या लिखा हुआ था दूसरा, फटाफट से बोलो, पर्सनल ग्रूमिंग। पर्सनल ग्रूमिंग करवानी है तो भी खुद पैसा देना पड़ेगा।
कोई दूसरा पैसा नहीं दे रहा। तो सब सेक्शन 4 की सारी सर्विसेज में अगर खुद पैसा देना ही है, यानी खुद रेसिपिएंट बनना ही है, खुद रेसिपिएंट बनना ही है, तो खुद की लोकेशन क्या दूसरी लोकेशन हो सकती है परफॉर्मेंस के अलावा? द आंसर इज नो। तो इसलिए वहां पर B2B और B2C का झंझट नहीं है मुस्तफा, इसलिए वहां पर B2B और B2C का झंझट नहीं है, क्योंकि वहां पर रेसिपिएंट कोई दूसरा इंसान नहीं हो सकता। वहां पर रेसिपिएंट, सब सेक्शन 4 वाली सर्विसेज में रेसिपिएंट आप खुद ही बनोगे, और क्योंकि आप खुद ही बनोगे तो उन्होंने कहा जी साहब ऐसी सिचुएशन में हम B2B और B2C में डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि ये जितना भी नेचर दिखाई दे रहा है सर्विसेज का, वो नेचर कौन सा वाला नेचर है? पर्सनल नेचर है। और मैं आपको एक लेवल और ऊपर लेकर जाऊं अगर, तो मैं आपको एक चीज और यहां पर बताना चाहूंगा कि ये जो सर्विसेज है ना, जो हमने बोला था कि क्रेडिट में प्रॉब्लम आएगी, क्रेडिट नहीं मिलेगा, याद है आपको? मैंने आपको क्या सिखाया था अभी? तो सब सेक्शन 4 वाली जो सर्विसेज है ना, जिसको लेकर हम डिस्कशन कर रहे हैं, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, है ना, रेस्टोरेंट और कैटरिंग सर्विसेज, और आपका हेल्थ केयर सर्विसेज। मजे की बात सुनो, हेल्थ केयर सर्विस एग्जेम्प्ट है, वो वैसे ही एग्जेम्प्ट है। एक काम करते हो ना, आप आ जाओ सब सेक्शन 4 पे आ जाओ, वापस से 2 मिनट के लिए सब सेक्शन 4 पे आएंगे। रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विस, ठीक है? हाँ सर, कैटरिंग सर्विस का क्रेडिट ही नहीं मिलता। और सुनो मजे की बात, तो अगर वो किसी और स्टेट का लग भी गया, मैं महाराष्ट्र में, अपन ऑडिट करने जा रहे थे, हाँ, राजस्थान में ढाबा था, हाँ, तो उसने अगर RGST लगा भी दिया, अगर वो महाराष्ट्र GST लगा भी देता तो भी आप क्रेडिट नहीं ले पाते। सर ऐसा क्यों? ब्लॉक्ड क्रेडिट, याद करो फंडामेंटल लेक्चर्स में मैंने बताया था कि एक सेक्शन होता है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, याद आया? जब मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट को फंडामेंटल लेक्चर्स में आपको समझा रहा था तो मैंने कहा था कि 3 सेक्शन आएंगे, 16, 17, 18। कहा था कि नहीं कहा था? हाँ सर कहा था। मैंने कहा था कि 16 क्रेडिट देने की बात करेगा एलिजिबिलिटी की, यही तो सिखाया था मैंने आपको फंडामेंटल लेक्चर्स के अंदर। मैंने कहा था 17 बताएगा प्रपोर्शन कैसे करना है, और प्रपोर्शन के साथ में बताएगा ब्लॉक्ड क्रेडिट, और 18 बताएगा स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ये 3 चीजें मैंने आपको फंडामेंटल लेक्चर्स में समझाई थी कि जब आप ITC वाला चैप्टर पढ़ोगे तो ये 3 सेक्शंस आपको पढ़ने पड़ेंगे। ओके सर, तो 17 का जो सबसेक्शन 5 है ना, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, वो ब्लॉक्ड क्रेडिट की बात करता है। वो ये बोलता है कि जो लिस्ट मैंने बना दी वहां पर क्लॉजेज हैं, और मैंने बताया भी था कितने क्लॉजेज हैं टोटल, ABCDEFGHI, और अब उसके अंदर एक और इंट्रोड्यूस हो चुका है अमेंडमेंट होके, तो ABCDEFGHI 10, टोटल 10 हो गए अब। तो 10 आइटम ऐसे हैं जिनके रेस्पेक्ट में क्रेडिट ब्लॉक हो जाएगा। ये मैं आपको फंडामेंटल लेक्चर्स में समझाकर आ चुका हूं। 10 आइटम ऐसे हैं जिनके रेस्पेक्ट में क्रेडिट ब्लॉक। सर क्यों? मर्जी गवर्नमेंट की, कोई लॉजिक नहीं उसके पीछे। गवर्नमेंट ने बोला नहीं देंगे मतलब नहीं देंगे, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि ये 10 आइटम पर्सनल नेचर के हैं, या तो पर्सनल नेचर के हैं या फिर यहां पर गड़बड़ होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। यहां पर पर्सनल और बिजनेस के बीच में कंपैरिजन करना मुश्किल है, इसलिए हम इसे स्ट्रेट अवे ब्लॉक कर देते हैं। मुझे बताओ यस और नो में कि अगर ये यहां पर, जैसे कि मैंने बोला रेस्टोरेंट तो ब्लॉक नहीं है, लेकिन कैटरिंग ब्लॉक है, फूड और बिवरेज ब्लॉक है। तो फूड और बिवरेज, तो रेस्टोरेंट सर्विस और कैटरिंग सर्विस किस में आएगी मुस्तफा? फूड बिवरेजेस में, और कैटरिंग, तो कैटरिंग डायरेक्टली आएगा। यस और नो? अगर मैं कहता हूं कि फूड बिवरेज से रिलेटेड क्रेडिट नहीं दूंगा, अगर मैं कहता हूं कैटरिंग से रिलेटेड क्रेडिट नहीं दूंगा, तो अगर वो यहां पर CGST और RGST लगा भी देगा तो क्या मुझे इसका क्रेडिट लेना भी था? द आंसर इज नो। मुझे इसका क्रेडिट लेना ही नहीं था, क्योंकि 17(5) में ब्लॉक हो जाता। क्या हो जाता? ब्लॉक हो जाता। हां, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी वाली प्रॉब्लम जेन्युइन है, ये जेन्युइन है, ये प्रॉब्लम जेन्युइन है। रेस्टोरेंट वाली तो वैसे भी ब्लॉक है। मैंने क्या बोला भाई, रेस्टोरेंट वाला तो 17(5) में वैसे भी ब्लॉक है। ये अगर महाराष्ट्र वाला GST लगा भी देता तो भी मैं ले नहीं पाता, ले ही नहीं पाता। ओके सर, लेकिन हाँ, ये वाला केस जो है ना मेरे दोस्त, ये जेन्युइन है, ये जेन्युइन केस है, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेकर कोई 17(5) में ब्लॉक क्रेडिट नहीं है। इमूवेबल प्रॉपर्टी पे क्रेडिट मिलना चाहिए था। ये वाला जो आप 7 दिन दिल्ली में रुककर, न्यू दिल्ली में रुककर जो ऑडिट करके आओगे, होटल वाला जो बिल बना के देगा, उस पर क्रेडिट मिलना चाहिए था।
वो मिलना चाहिए था, क्योंकि वो अदरवाइज ब्लॉक्ड नहीं है, वो अलग से ब्लॉक नहीं कर रखा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? ISD, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इसका सॉल्यूशन हम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से निकाल कर चलेंगे। और बताओ, अब सुनो, और कौन सी सर्विस है? पर्सनल ग्रूमिंग ब्लॉक्ड है, फिटनेस ब्लॉक्ड है, ब्यूटी ट्रीटमेंट ब्लॉक्ड है, हेल्थ सर्विस एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है। हाँ, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी टैक्सेबल है, लेकिन वो भी एग्जेम्प्ट है अगर जरूरत के तहत करवाई जा रही है। तो अगर कोई शौकिया करवा रहा है, जैसे माइकल जैक्सन, आशिया टाकिया, आई डोंट नो बट आई थिंक दीपिका पादुकोण, शायद, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली। तो अगर इन एक्ट्रेसेस ने या इन एक्टर्स ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है शौक के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, कि मैं अच्छी नहीं लग रही, मेरी जॉ लाइन नहीं आ रही, मेरी नाक आगे से तीखी नहीं है, शार्प नहीं है, अगर इन कारणों से आप प्लास्टिक सर्जरी करवा रहे हो, कॉस्मेटिक सर्जरी करवा रहे हो, तो वो टैक्सेबल है, वो टैक्सेबल है। लेकिन अगर आपका एक्सीडेंट हो गया या फिर किसी बेबी का बर्थ हुआ है डिफॉर्मिटी कंडीशन के अंदर, वहां पर अगर प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ रही है तो वो एग्जेम्प्ट है। यानी अगर आप शौकिया करवा रहे हो तो टैक्सेबल है, और अगर आप जरूरत के तहत करवा रहे हो तो एग्जेम्प्ट है। तो आप देखो बचा ही क्या, जब मैंने फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट और पर्सनल ग्रूमिंग तो 17(5) में ब्लॉक कर दिया, और हेल्थ केयर मैंने एग्जेम्प्ट कर दिया। तो टेक्निकली देखा जाए तो ऐसा कोई सर्विस 12(4) में इंक्लूडेड ही नहीं है जिसका क्रेडिट मुझे अदरवाइज वैसे भी मिल जाता। 12(4) के अंदर ऐसा कोई क्रेडिट ही नहीं है जो मुझे अदरवाइज अवेलेबल हो जाता। अब मेरी बात समझ में आई? इसे कहते हैं कंबाइंड लिंक करके पढ़ना, कि हम पढ़ रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई से लगने वाला टैक्स जो निकल कर आने वाला है, हमने उसका ट्रीटमेंट भी देख लिया लगे हाथ। यस और नो? यस सर, हमने उसका ट्रीटमेंट भी समझ लिया कि रास्ता जाने कहां वाला है। और ये क्लैरिटी आपको और आएगी जब मैं आपको 17(5) पढ़ाऊंगा, ये क्लैरिटी और आएगी जब मैं आपको एग्जेम्पशंस चैप्टर पढ़ाऊंगा। आई होप मेरी बात आपको समझ में आती है। हेयर कटिंग रेजिडुअल क्लॉज में जाएगा नहीं, हेयर कटिंग उसमें आ जाएगा ना, पर्सनल ग्रूमिंग में। पर्सनल ग्रूमिंग, पर्सनल ग्रूमिंग पर्सनल ग्रूमिंग क्या होता है बताओ? ब्यूटी ट्रीटमेंट, ओके सर। हाँ तो फिर पर्सनल ग्रूमिंग है ना दोस्त, पर्सनल ग्रूमिंग है, ब्यूटी ट्रीटमेंट है, बड़े शब्द हैं यार, इतने छोटे शब्द थोड़ी ना है। हेयर कटिंग उसमें आ जाएगा, रेजिडुअल में नहीं जाएगा, उसमें आ जाएगा, बिल्कुल उसमें आ जाएगा। ओके सर। अब आओ सबसेक्शन 5 पर। तो मैं सबसेक्शन 5 पर आ चुका था, लेकिन मैं सबसेक्शन 5 को वापस लिंक कराने गया सबसेक्शन 4 के साथ। किसके बेसिस पर? बेसिस क्या था लिंक करने का? रेसिपिएंट। जो मेरा बेसिस था, जिस बेसिस पे मैं आपको लिंक करवा रहा था सबसेक्शन 5 को सबसेक्शन 4 के साथ, वो क्या था? रेसिपिएंट। अब मुझे बस एक बात बताओ, एक एग्जांपल और लगे हाथ कर लेते हैं ताकि ये बात समझ में आ जाए। हेड ऑफिस कहां पर है? हेड ऑफिस है महाराष्ट्र के अंदर, ओके सर। ब्रांच कहां पर है? ब्रांच ऑफिस है न्यू दिल्ली के अंदर। एक सेकेंड, ब्रांच ऑफिस कहां पर है सर? ब्रांच ऑफिस है न्यू दिल्ली, ठीक है, NDEL कर देते हैं इसको ताकि आपको समझ में आ जाएगा। हेड ऑफिस महाराष्ट्र में है, ब्रांच न्यू दिल्ली में है, और ट्रेनर कहां पर है? ये रहा ट्रेनर, तो GST ट्रेनर है राजस्थान में। अब हुआ ऐसा कि मेरे पास में एक ऑर्डर आता है, और वो ऑर्डर कहां से आता है? ध्यान से सुना मेरी बात को मुस्तफा, ऑर्डर आता है महाराष्ट्र से। ओ अच्छा सर, समझ गए आप क्या बोलने वाले हो। ऑर्डर आया महाराष्ट्र से कि ट्रेनिंग देनी है, तो मैंने कहा जी साहब बैठे इसलिए, हम तो ट्रेनिंग देने का काम है, पूरा कंटेंट तैयार है, मटेरियल तैयार है, PPT तैयार है, बुक तैयार है, सब तैयार है, बताओ किसको ट्रेनिंग देनी है। तो महाराष्ट्र वालों ने बोला कि हमारी ब्रांच है आपकी दिल्ली में। मैंने कहा मैं राजस्थान में हूं, मेरी दिल्ली नहीं है भाई। तो बोला आपके जस्ट ऊपर है, आपके राजस्थान से जस्ट ऊपर है, कुछ घंटों का रास्ता है दिल्ली का, तो आप दिल्ली जाओ और दिल्ली जाकर आपको ट्रेनिंग देकर आनी है हमारी ब्रांच को। ध्यान से सुनना, ऑर्डर दे कौन रहा है? हेड ऑफिस, और ट्रेनिंग देनी किसको है? ब्रांच। तो ब्रांच में जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उन सबको मुझे ट्रेनिंग देकर आना है। कंपनी का हेड ऑफिस कहां है? महाराष्ट्र में। तो मुझे पेमेंट कौन करेगा? ध्यान से सुनो, मुझे पेमेंट कौन करेगा मुस्तफा? मुझे पेमेंट करेगा हेड ऑफिस।
यही चीज मुझे समझानी थी और यही मेरा डिफरेंस था 12.4 और 12.5 के अंदर, कि यहां पर पेमेंट करने वाला कौन है? हेड ऑफिस। तो यहां पर अगर हेड ऑफिस पेमेंट कर रहा है तो रेसिपिएंट कौन हो गया टेक्निकली? मुस्तफा, हेड ऑफिस। और हेड ऑफिस अगर रेसिपिएंट हो गया तो ब्रांच क्या हो गई? ब्रांच सिर्फ सर्विसेज रिसीव कर रही है, बस। दैट्स इट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 12.4 एंड 12.5। अब सुनो मजे की बात, अब सुनो मजे की बात। यहां पर प्रॉब्लम क्या होगी? यहां पर प्रॉब्लम यह होगी कि क्रेडिट किसको चाहिए? जो पेमेंट कर रहा है। यहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट किसको चाहिए होगा? क्योंकि जो बिल में बनाऊंगा मुस्तफा, जो बिल में बनाऊंगा, अब प्लेस ऑफ सप्लाई पर आ जाओ, अब प्लेस ऑफ सप्लाई पर आ जाओ। बिल में बनाऊंगा, सप्लायर में हूं, हां सर बिल्कुल सही। तो सेक्शन 271 से सेक्शन 2 क्लॉज 71 से आप सप्लायर की लोकेशन निकालते हो। हां, तो सप्लायर की लोकेशन तो क्या आ जाएगी? सप्लायर की लोकेशन तो आ जाएगी आपके पास में जहां पर मैं रजिस्टर्ड हूं, और मैं रजिस्टर्ड हूं राजस्थान में, तो कोई शक कोई सवाल की बात ही नहीं है यहां पर। बिल्कुल सही। अब आओ प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर, अब आओ प्लेस ऑफ सप्लाई। वेरी गुड। अब आओ प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए अगर मैं वही वाला लॉजिक लगा देता, अगर मैं सब सेक्शन 4 वाला लॉजिक ही सब सेक्शन 5 में लगा देता, तो प्रॉब्लम क्या होती? प्रॉब्लम ये होती कि सेम लॉजिक लगाने से प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आ जाती? न्यू दिल्ली। मुस्तफा, सेम लॉजिक लगाने से प्रॉब्लम क्या आती? प्रॉब्लम आती कि आपका प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि सबसेक्शन 4 ने क्या बोला था? द लोकेशन वेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस अकर्ड, द प्लेस ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो प्लेस ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस तो दिल्ली हो गया, क्योंकि ट्रेनिंग तो मैं दिल्ली में दे रहा हूं, और उस हिसाब से आईजीएसटी लगता। द आंसर इज यस। उस हिसाब से देखा जाए तो क्या लगता? आईजीएसटी, क्योंकि मैं राजस्थान में हूं और ट्रेनिंग कहां परफॉर्म हो रही है? दिल्ली में, तो आईजीएसटी लगता। लेकिन आईजीएसटी का एसजीएसटी वाला कंपोनेंट सेंट्रल गवर्नमेंट किसके साथ में शेयर करती? फटाफट से बताओ। अगर मैं सबसेक्शन 4 वाला लॉजिक ही सबसेक्शन 5 में लगा देता तो आईजीएसटी लगता मेरे वाले एग्जांपल के अंदर, और सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी का एसजीएसटी वाला पोर्शन किसके साथ में शेयर करती? जवाब चाहिए मुझे। बिल्कुल सही जवाब, वो दिल्ली के साथ में शेयर करती। और दिक्कत क्या होती? दिक्कत ये होती कि उसका क्रेडिट कभी महाराष्ट्र को मिल ही नहीं पाता, हेड ऑफिस को। अब हेड ऑफिस को प्रॉब्लम क्या होती? हेड ऑफिस को प्रॉब्लम ये होती कि हेड ऑफिस की महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट है वो कहती कि हमारे पास तो क्रेडिट आया ही नहीं। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5। क्योंकि सबसेक्शन 4 के अंदर जितनी भी सर्विसेज थी वो पर्सनल नेचर की थी, और उसका पैसा कोई और नहीं देता। आपके पर्सनल ग्रूमिंग का पैसा, आपके फिटनेस का पैसा, आपके हेल्थ केयर का पैसा, या आपके कैटरिंग या रेस्टोरेंट का पैसा आपको ही देना पड़ेगा। और अगर कोई और देता भी तो वो कौन होता? जो आपके ही स्टेट में लोकेटेड है। बाहर के स्टेट का बंदा आपको पैसा नहीं देता। तो इसलिए मैंने जो एग्जांपल बनाया था, मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर आप एम्प्लॉय हो जयपुर में और अगर आप जिम जाते भी हो तो आपकी ब्रांच ही उसका पैसा दे देगी, और आपकी ब्रांच आपके स्टेट में ही है। मजे की बात, तो वहां पर भी स्टेट चेंज नहीं हुआ मुस्तफा। तो 2 मिनट के लिए अगर ये मान भी ले कि सब सेक्शन 4 में कोई और पैसा दे सकता है, तो वहां पर रेसिपिएंट कौन बनेगी? ब्रांच। क्रेडिट किसको लेना है? ब्रांच को। क्रेडिट किसको लेना है? ब्रांच को। तो ब्रांच क्रेडिट फिर भी ले लेगी। क्यों? क्योंकि यूज करने वाला, परफॉर्मेंस वाला और ब्रांच दोनों एक स्टेट में ही है। तो ये अगर जिम ज्वाइन करेगा तो कहां करेगा? जयपुर में करेगा ना। तो स्टेट तो राजस्थान ही रहेगा, दोनों का स्टेट तो राजस्थान ही रहेगा। हां सर, तो जिम वाला भी कहां पर? राजस्थान में। और रेसिपिएंट भी कहां पर? राजस्थान में। तो क्या लगाएगा? सीजीएसटी प्लस आरजीएसटी। क्या लगाएगा? सीजीएसटी प्लस आरजीएसटी। तो उस सिचुएशन में क्या ब्रांच को क्रेडिट मिल जाएगा? हां मिल जाएगा, हां मिल जाएगा, क्योंकि ब्रांच भी राजस्थान में ही है। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। पहली बात, सब सेक्शन 4 वाली सर्विसेज का पैसा कोई और दूसरा देगा नहीं, और अगर देता भी है तो 99% के केस के अंदर वो सेम स्टेट वाला बंदा ही होगा। यानी आपकी ब्रांच, आपकी कंपनी, आपके फादर, आपकी मदर, कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपके पास आपके स्टेट में ही होगा, जो आपकी पर्सनल ग्रूमिंग का, आपकी फिटनेस का पैसा देगा।
तो जो पैसा देगा वो रेसिपिएंट बन जाएगा, लेकिन क्योंकि वो आपकी स्टेट में ही मौजूद होगा 99% केस में, तो उसको क्रेडिट मिल जाएगा अगर लेना भी होगा तो, वरना मैं बता चुका हूं कि अदरवाइज ब्लॉक्ड है। ठीक है सर, आई होप अब क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो मैं एक छोटा सा क्रक्स का चार्ट बनवा देता हूं ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए। आप बस ये समझ लो कि सब सेक्शन 4 में जो आप 12(4) सेक्शन 12 सब सेक्शन 4, ठीक है, हाँ, सर्विसेज आईटीसी अदरवाइज ब्लॉक्ड, क्या लिखा मैंने, आईटीसी अदरवाइज ब्लॉक्ड या फिर एग्जेम्प्ट, आईटीसी अदरवाइज ब्लॉक्ड या फिर एग्जेम्प्ट, ठीक है, हाँ, कहां पर 17(5) या फिर एग्जेम्प्ट कहां होता है, सेक्शन 11(1), एग्जेम्प्ट कहां होता है 11(1). तो पहली चीज तो क्या आ गई, रूल नंबर वन। ये मैं चार्ट बनवा रहा हूं क्रक्स, ये मैं क्रक्स दे रहा हूं आपको ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे ना। तो ये था फर्स्ट नंबर कि या तो वो वैसे ही ब्लॉक्ड है या तो वो एग्जेम्प्ट है तो टैक्स लगेगा ही नहीं, और टैक्स लगेगा ही नहीं तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का सवाल ही नहीं बनता। ठीक है सर, ये था पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर टू, रेसिपिएंट एंड कंज्यूमर इज द सेम पर्सन। क्या बोला, रेसिपिएंट एंड कंज्यूमर, सी का मतलब है कंज्यूमर, ध्यान रखना, सी का मतलब क्या है, सी का मतलब है कंज्यूमर, इज द सेम पर्सन, ठीक है सर। या फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको थोड़ा पीछे से लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे यहां पर पूरी एक लाइन लिखनी पड़ेगी, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा पीछे से ले रहा हूं। मैंने लिखा सर्विसेज जिसके रेस्पेक्ट में आईटीसी या तो अदरवाइज ब्लॉक्ड है या फिर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। दूसरा मैंने लिखा कि रेसिपिएंट और कंज्यूमर दोनों एक होने वाले हैं, और अगर दोनों एक नहीं भी होते हैं, ध्यान से सुनना, इवन इफ रेसिपिएंट एंड कंज्यूमर आर नॉट सेम, तो उस सिचुएशन में बट इन सेम स्टेट्स। अब एस का मतलब है सेम स्टेट्स, आप पूरा लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने एस करके छोड़ दिया, मेरे पास लाइन खत्म हो गई, पेज भी खत्म हो गया, देखो नीचे पेज भी खत्म हो गया, तो आप पूरा लिखना सेम स्टेट्स। तो 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि वो वाली सर्विसेज हैं जिनके रेस्पेक्ट में या तो अदरवाइज ब्लॉक्ड है। दूसरा, 99% में दोनों जने सेम होंगे, और अगर बाय चांस अलग हो भी गए कि पैसा देने वाला अलग और कंज्यूम करने वाला अलग, आपकी ब्रांच ने आपका पैसा दे दिया, तो उस सिचुएशन में भी सेम स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि पर्सनल ग्रूमिंग करवाने दूसरे स्टेट में नहीं जाएगा, फिटनेस लेने दूसरे स्टेट में नहीं जाएगा, स्टेट सेम ही रहेगा, भले ही शहर बदल जाए। हो सकता है मैं दूसरे शहर में जाके अपना मसाज करवा के आऊं या बाल कटवा के आऊं, लेकिन स्टेट फिर भी सेम रहेगा। देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। आई होप अब आपको सबसेक्शन 4 का मामला समझ में आ गया होगा, उसके पीछे का लॉजिक समझ में आ गया होगा। अब करते हैं सबसेक्शन 5 की बात। सबसेक्शन 5 का पहला पॉइंट ही क्या है, ये हाई चांसेस हैं कि ट्रेनिंग आपको कोई और दिलवाए। ब्रांच है, लेकिन ब्रांच का ट्रेनिंग का खर्चा कर कौन रहा है, हेड ऑफिस। हर बार ऐसा ही होता है, 99% केस में देखना आप, हेड ऑफिस ही अपनी ब्रांचेस की ट्रेनिंग करवाता है। तो सब सेक्शन 5 में क्योंकि यह बात पता थी कि ट्रेनिंग का खर्चा कोई और बियर करेगा, जो कि 99% केस में होता है, तो उस सिचुएशन में इन्होंने प्रोविजन बदल दी है, क्योंकि इनको पता था कि अगर उस सिचुएशन में प्रोविजन नहीं बदलेंगे और वही प्लेस ऑफ सप्लाई रखेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस, तो प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम यह होगी कि आईजीएसटी लगे चाहे आरजीएसटी, मतलब सेम प्रोविजन लग जाए, जो रेसिपिएंट होगा इस सिचुएशन के अंदर, द पर्सन हु पे द कंसिडरेशन, उसको क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए इन्होंने क्या बोल दिया, इन्होंने यहां पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्रिएट कर दिया। सबसेक्शन 4 वाला लॉजिक अभी भी है, लेकिन किसके केस में, अगर क्रेडिट लेना ही नहीं हो तो अनरजिस्टर्ड के केस में। तो सबसेक्शन 5 में क्या कर दिया, B2B और B2C। तो B2B में तो आपको पता ही है, B2B में तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, ऑलवेज लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि रेसिपिएंट। और B2C अगर है, अब अगर B2C है तो परफॉर्मेंस पकड़ लो, क्योंकि अब क्रेडिट का झंझट ही खत्म। जब B2C है, सामने वाला अनरजिस्टर्ड है, तो क्रेडिट उसको चाहिए नहीं। मुस्तफा, अनरजिस्टर्ड पर्सन क्रेडिट ले ही नहीं सकता, याद करो सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, वो रजिस्टर्ड पर्सन को ही मिलती है क्रेडिट। ठीक है सर,
तो जब सी हो चुका है, मतलब कि कंज्यूमर हो चुका है, क्रेडिट ही नहीं चाहिए, तो फिर तो एक काम करो ना, जो टैक्स लग रहा है जहां परफॉर्मेंस हो रही है उस स्टेट को दो। क्योंकि दिल्ली वाला क्या बोलेगा, दिल्ली वाला बोलेगा कि अच्छा भाई साहब, पहली बात तो ये कि महाराष्ट्र वाले को क्रेडिट चाहिए नहीं और परफॉर्मेंस तो हमारे यहां पे आके कर रहे हो। दिल्ली वाला तो ये बोलेगा ना कि हमारे स्टेट में आगे तुम ट्रेनिंग दे रहे हो, यानी सारे रिसोर्सेज हमारे स्टेट की यूज कर रहे हो, लाइट, बिजली, पंखा, इमूवेबल प्रॉपर्टी, यहां तक कि लोग, दिल्ली वाले लोगों को ही ट्रेनिंग दे रहे हो, सब कुछ हमारे यहां कर रहे हो, लोग भी हमारे यहां के हैं और टैक्स तुम किसी और गवर्नमेंट को दे रहे हो, ये तो गलत बात है। तो इसलिए जहां पर परफॉर्मेंस हो रही है वही मान लिया जाएगा, अगर क्रेडिट लेने का झंझट नहीं है तो। लेकिन अगर क्रेडिट चाहिए तो दिल्ली गवर्नमेंट खुद इस बात को मान रही है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लड़ाई लड़ाई माफ करो, क्रेडिट चाहिए तो महाराष्ट्र वाले को दे देना, हमको नहीं चाहिए। भले ही आप ट्रेनिंग हमारे यहां पर कर रहे हो, रिसोर्सेज हमारे यूज कर रहे हो, लेकिन फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी फॉर्मूले के अंदर, क्रेडिट वाले फॉर्मूले के अंदर। तो इसलिए उन्होंने क्या बोल दिया कि क्रेडिट लेने की बात हो तो भले महाराष्ट्र वालों को दे देना, जो रेसिपिएंट बन रहा है उसको दे देना। यस और नो? यस सर। तो B2C के अंदर आ जाएगा एक्चुअल परफॉर्मेंस, लोकेशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। बोलो हाँ के ना? हाँ। अब एक छोटा सा पॉइंट और बताता हूं, एक छोटा सा पॉइंट। यहां पर सर्विस रिसीव कौन कर रहा है? ब्रांच। और क्रेडिट कौन ले रहा है? हेड ऑफिस। क्या हेड ऑफिस ने सर्विसेज रिसीव करी क्या मुस्तफा? क्या हेड ऑफिस ने सर्विसेज रिसीव करी? द आंसर इज नो। रिसीव कर रहा है ब्रांच, लेकिन पेमेंट कर रहा है हेड ऑफिस। तो पेमेंट करने से बिलिंग किसको हो जाएगी? हेड ऑफिस को। तो बिलिंग हेड ऑफिस के पास में है, पेमेंट हेड ऑफिस के पास में है, लेकिन तीसरी कंडीशन, सर्विसेज को हेड ऑफिस ने रिसीव ही नहीं करा। तो क्या मैं इसको बिल टू शिप टू बोल दूं? ये एक तरीके से गुड्स का नहीं, सर्विसेज का बिल टू शिप टू है। अरे बोलो हाँ के ना? फील आ रहा है कि बिलिंग हो रही है किसी को और शिपिंग हो रही है किसी को। हमने गुड्स वाला एग्जांपल देखा था, याद करो, कल की क्लास में जब हम सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने आपको सिखाया था कि अगर मिस्टर ए को मिस्टर सी को गुड्स भिजवाना है लेकिन उसके पास में है नहीं, तो वो क्या करेगा? वो मिस्टर बी को ऑर्डर देगा, मिस्टर सी मिस्टर ए को ऑर्डर देगा, मिस्टर ए मिस्टर बी को ऑर्डर देगा और बोलेगा कि शिपिंग कर दो किसको? मिस्टर सी को, और बिलिंग कर देना मुझे, बिलिंग कर देना मुझे। तो यहां पर हमने क्या सीखा था? 10(1)B ने क्या बोला था? थर्ड पर्सन जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, यह इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है? मिस्टर ए। तो मिस्टर ए की लोकेशन को ही क्या मान लेना? बोलो 10(1)B के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेना। मतलब कि डीम्ड का प्रोविजन लगा था। वहां पर किस शब्द का इस्तेमाल किया था? याद करो सर, वहां पर जो शब्द का इस्तेमाल किया था वो था डीम्ड, मतलब डीम्ड डिलीवरी, इसको बोलते हैं डीम्ड डिलीवरी। एक्चुअल में फिजिकली कभी भी मिस्टर ए के पास वो आया ही नहीं था, लेकिन फिर भी मान लिया गया कि वो मिस्टर ए के पास आया, डीम्ड डिलीवरी। बिल्कुल इसी तरीके से, मजे की बात, बिल्कुल इसी तरीके से जब मैं आपको सेक्शन 16 पढ़ाऊंगा, सेक्शन 16 का सबसेक्शन 2 पढ़ाऊंगा, सेक्शन 16 का सबसेक्शन 2 इनपुट टैक्स क्रेडिट, वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि सर्विसेज के केस में भी वो डीम्ड रिसीव मान लिया जाएगा, क्योंकि ये सर्विसेज का बिल टू शिप टू है। सोचो कि बिलिंग, देखो ऑर्डर दे कौन रहा है? महाराष्ट्र, लेकिन वो बोल क्या रहा है? महाराष्ट्र इंस्ट्रक्शन क्या दे रहा है कि हमें नहीं चाहिए, दिल्ली वाली ब्रांच को दे दो। तो शिपिंग कहां कर दो? दिल्ली में, और बिलिंग कहां कर दो? हमको। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से ए अपना मोडस ऑपरेंडी कर रहा था। ए क्या बोल रहा था कि बिलिंग हमें कर दो, लेकिन शिपिंग कहां कर दो? मिस्टर सी को। उसी तरीके से यहां पर हेड ऑफिस क्या बोल रहा है कि बिलिंग हमको कर दो, लेकिन शिपिंग कहां कर दो? ब्रांच को, दिल्ली में। तो वो गुड्स का बिल टू शिप टू था, ये था गुड्स का बिल टू शिप टू, और ये हो गया सर्विसेज का बिल टू शिप टू। ये किसका बिल टू शिप टू हो गया? सर्विसेज का। सर सर्विसेज में भी बिल टू शिप टू हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम वही आएगी कि सर्विसेज रिसीव कैसे करी? वो तो ब्रांच ने करी। तो इसलिए 16(2) में क्या लिख दिया कि अगर सर्विसेज का बिल टू शिप टू है तो हम ये डीम्ड कर लेंगे। यहां पर भी कौन सा प्रोविजन लग जाएगा? डीमिंग प्रोविजन। अब डीमिंग, MING है, जो भी ING है वो मान लो आप, यहां पर भी डीमिंग प्रोविजन लग जाएगा। आर वी डन विद दिस? यस सर। देखो भाई स्पेलिंग मिस्टेक माफ करो, डिक्शनरी नहीं है, फास्ट फास्ट लिखते हैं। तो डीमिंग का मतलब अगर यहां पर आपका डीम्ड, स्पेलिंग गलत हो गई शायद, आई थिंक इट्स डीम्ड। अब ठीक है, आप ठीक है। और उसी तरीके से यहां पर भी आप DEEMING, डीमिंग प्रोविजन,
यहां पर भी अजम्पशन है, डीमिंग है कि हम उसको रिसीव मान लेंगे, ठीक है, हम मानेंगे कि हेड ऑफिस ने रिसीव कर लिया क्रेडिट लेने के पर्पस के लिए। ओके, क्योंकि अभी मैंने आपको 16(2) की कंडीशंस पढ़ाई नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि क्रेडिट लेने के लिए वन ऑफ द कंडीशन इज आपने सर्विस को रिसीव कराओ, तभी आपको क्रेडिट मिल सकती है। अब सोचो कि महाराष्ट्र क्रेडिट मांगेगा क्योंकि बिलिंग उसके नाम पर है, लेकिन सवाल क्या खड़ा हो जाएगा कि तूने सर्विसेज तो रिसीव ही नहीं करी, तो तेरे को क्रेडिट दे कैसे दे? तो वहां पर बोला जाएगा कि ठीक है, डीम मान लेंगे कि भले ही तूने किसी और को दिलवाई, अपनी ब्रांच को दिलवाई, लेकिन मानेंगे कि तूने ले ली उसको, डीम रिसीव मानेंगे। ओके सर, वेरी वेरी गुड। क्योंकि सोच के देखो, अब एक बात और देखो यहां पर, अब अगर तुम ये मान रहे हो कि महाराष्ट्र का हेड ऑफिस दिल्ली की ब्रांच को सर्विसेज दिलवाएगा, सोच के देखो ये इंटरनली बिलिंग करेंगे कि नहीं करेंगे? यस और नो बताना मेरे को, ये इंटरनली एक दूसरे को बिलिंग करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर करेंगे। इंटरनली एक दूसरे को बिलिंग करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे, वेरी गुड। इसको बोलते हैं क्रॉस चार्ज। हालांकि टर्म में यूज नहीं करना चाह रहा था आप सभी के सामने, लेकिन अब आप इतने एडवांस्ड लेवल पर आ चुके हो कि मैं आपको यह बताना चाहता हूं। इसको बोलते हैं इंटरनल सर्विस, इसको बोलते हैं क्रॉस चार्ज। मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ो, कॉस्टिंग, क्रॉस चार्ज। एक बात बताओ, अगर आपको करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है तो आप क्या बताओगे? हेड ऑफिस क्या बताएगा कि मैंने मेरी ब्रांच के बिहाफ पे क्या करा? खर्चा करा। तो अगर मैंने मेरी ब्रांच के बिहाफ पे खर्चा करा तो उसको मैं ब्रांच को डेबिट करूंगा ना, इंटरनल अकाउंटिंग तो करूंगा ना, इंटरनल अकाउंटिंग तो करूंगा। मजे की बात मुस्तफा, मुझे बताओ क्या यहां पर हेड ऑफिस ब्रांच से कंसीडरेशन लेगा इस बात का? अब देखो, मैं धीरे धीरे आपको एक ऐसी जगह लेकर जा रहा हूं जहां आपका दिमाग एकदम बढ़िया तरीके से काम करने लग जाएगा। मुझे बताओ क्या यहां पर, वेरी गुड वेरी गुड, इतनी अंडरस्टैंडिंग अगर आप लोगों की है ना तो फिर आप सीख जाओगे जीएसटी। और जीएसटी सीखो ना सीखो, आप कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर सीखोगे कि ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट्स की बहुत क्वेरी आती है। पिछले 6 साल से जब से जीएसटी आया है, बच्चे जीएसटी में गलती नहीं करते, वो ट्रांजैक्शन को समझने में गलती करते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं कि ट्रांजैक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी को समझो, ट्रांजैक्शन के मॉडस ऑपरेंडी को समझो, ट्रांजैक्शन में क्या क्या चीजें कैसे कैसे घुमाई जा रही हैं उसको समझो। ट्रांजैक्शन समझ में आ गया ना, जीएसटी में कभी गलती नहीं होगी, क्योंकि जीएसटी में गलती हो ही नहीं सकती। गलती होगी ट्रांजैक्शन को समझने में, और ट्रांजैक्शन को अगर तुमने गलत तरीके से समझा तो तुम प्रोविजन भी गलत लगा दोगे, तो फिर तुम कहोगे मेरे को जीएसटी नहीं आता। अरे भाई, तेरे को जीएसटी आता है, तेरे को ट्रांजैक्शन समझ में नहीं आता। इसी को बोलते हैं कॉमर्शियल पार्लेंस। ओके सर, तो बिल्कुल सही जवाब। ये आपस में पैसा नहीं लेंगे, ये पैसा नहीं लेंगे, तो ये जो बिलिंग करेगा हेड ऑफिस ब्रांच को, मुझे बताओ कंपनीज सॉरी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से ये इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया? बताओ, एनी एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज एन इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 30 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यस यस, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से ये एक वॉइड एब इनिशियो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है और हेड ऑफिस ने ब्रांच को इनवॉइस इशू कर दिया। हेड ऑफिस इंटरनली इनवॉइस इशू करेगा ब्रांच को, सर वो तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और मजे की बात, याद करो मैंने आपको क्या बोला था कि जीएसटी के अंदर पहली क्लास से आज की क्लास तक, लेक्चर नंबर 25 आई थिंक ये, या 26 होगा, पहली क्लास से आज की क्लास तक जो मैं आप लोगों को पढ़ाना चाह रहा हूं और पढ़ाता आ रहा हूं और बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, लेक्चर नंबर 26 चल रहा है कि जीएसटी के अंदर 4 ट्रांजैक्शन ऐसे हैं, जीएसटी के अंदर 4 ट्रांजैक्शन ऐसे हैं, याद करो मैं बोल रहा हूं, जिनको विदाउट कंसीडरेशन, जिनको विदाउट कंसीडरेशन भी क्या बना दिया, जिनको विदाउट कंसीडरेशन भी सप्लाई बना दिया। बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? जब से मैंने पढ़ाना शुरू करा पहले लेक्चर से आज तक, मैं हमेशा एक बात बोल रहा हूं कि जीएसटी के अंदर कितने ट्रांजैक्शन, 4 ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो 7(1)(a) में फॉल नहीं कर पाएंगे।
जो आपके पास 7(1)(a) में सप्लाई नहीं बन पाएंगे क्योंकि वहां पर कंसीडरेशन नहीं है, तो 4 ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो विदाउट कंसीडरेशन भी क्या बनेंगे, सप्लाई, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से वॉइड है, इनवैलिड है, इलीगल है, लेकिन जीएसटी के हिसाब से वो सप्लाई बनेगा। उनमें से एक ट्रांजैक्शन, मजे की बात मुस्तफा, उनमें से एक ट्रांजैक्शन यही वाला ट्रांजैक्शन है, दिस क्रॉस चार्ज। यानी कि जब रिलेटेड पर्सन, अच्छा मुस्तफा ये भी बता दो कि ये ब्रांच हेड ऑफिस का रिलेटेड है कि नहीं है। अब आप ये जवाब दे सकते हो मुस्तफा, ये ब्रांच हेड ऑफिस का रिलेटेड पर्सन बनेगा कि नहीं बनेगा। याद करो, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 ओले 3CMS, याद आया? अरे हाँ सर, याद आ गया। यस और नो? OLLEE ओले 3CMS, रिप्लाई आना चाहिए मुस्तफा। क्या लिखा था? ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर्स बिजनेस, लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय और 25% से ज्यादा इक्विटी या फिर मैनेजमेंट पर कंट्रोल। यस सर, बिल्कुल सही। तो अगर मैनेजमेंट पर कंट्रोल है, ब्रांच पर पूरा कंट्रोल किसका है? मैनेजमेंट पर, हेड ऑफिस का। तो ये कंट्रोल वाले क्लॉज से दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? रिलेटेड पर्सन। कंट्रोल है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएंगे आपस में? सर ये आपस में रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। और मुस्तफा अगर ये आपस में रिलेटेड पर्सन हो गए, और रिलेटेड पर्सन अगर आपस में बिलिंग करेंगे तो कंसीडरेशन लेंगे क्या? द आंसर इज नो। वो आप पहले ही बोल चुके हो, वो आपका जवाब पहले ही आप दे चुके हो। तो देखो आपने एक बात क्या बोली मुस्तफा, कि सर एक तो इनके बीच में कंसीडरेशन नहीं होगा हेड ऑफिस की, तो क्या हेड ऑफिस अपनी ही ब्रांच से कैश फ्लो करवाएगा? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। लेकिन अकाउंटिंग पर्पस के लिए आपको एंट्री तो डालनी पड़ेगी, इनवॉइस तो बनाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं क्रॉस चार्ज। करेक्ट, ट्रू एंड करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए, क्योंकि मैं खर्चा तो कर रहा हूं लेकिन खर्चा मेरा नहीं है। खर्चा किसका है? ओवरहेड एक्सपेंसेस, खर्चा ब्रांच का है। तो ब्रांच का खर्चा हेड ऑफिस नहीं उठाएगा, वो ब्रांच को क्या करेगा? क्रॉस इनवॉइसिंग करेगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट करेक्ट निकालना है। तो वो खर्चा क्योंकि हेड ऑफिस का नहीं है, तो अगर ब्रांच का खर्चा हेड ऑफिस अपने प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देगा तो कभी भी उसका करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस निकल के नहीं आएगा। अगर आपके पास में ग्रुप 2 के अंदर एडवांस्ड अकाउंटिंग है, तो एडवांस अकाउंटिंग के अंदर देखना ब्रांच अकाउंटिंग होगी मुस्तफा। एडवांस अकाउंटिंग के अंदर एक टॉपिक आता है ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच के ट्रांजैक्शंस को अकाउंट फॉर करना सिखाते हैं कि किस तरह से करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए आपको अकाउंटिंग डालनी पड़ती है। ब्रांच का खर्चा ब्रांच को, और ब्रांच का अगर कोई ऐसा खर्चा जो हेड ऑफिस का, तो वो ब्रांच एलोकेट करती है हेड ऑफिस को। एलोकेशन बोलते हैं इसके लिए। इसके लिए अप्रोप्रिएशन अकाउंट अलग से बनाना पड़ता है एडजस्टमेंट करने के लिए। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, हेड ऑफिस एडजस्टमेंट अकाउंट। हाँ तो यही तो कह रहा हूं मुस्तफा, अभी बोल रहे हो है ना, अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस, यही तो होता है ब्रांच अकाउंटिंग, इंक्लूडिंग फॉरेन ब्रांच। हाँ ये फॉरेन ब्रांच वाला टॉपिक और भी जोरदार है, चैप्टर है ना। कोई बात नहीं, क्लासेस में नहीं हुआ लेकिन सिलेबस में तो है, इसी की बात कर रहा हूं। चैप्टर 15 अकाउंट्स के अंदर, अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस, इसको बोलते हैं ब्रांच अकाउंटिंग। तो यहां पर सीखोगे आप ये जो मैं बता रहा हूं, ये जो मैं क्रॉस चार्ज बोला ना, क्रॉस चार्ज जिसको आप जीएसटी में बोलते हो क्रॉस चार्ज, ये आप सीखोगे कहां पर? ब्रांच अकाउंटिंग में, कि इंटरनल अकाउंटिंग पर्पस के लिए कैसे इनवॉइसिंग करते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे अभी अकाउंट्स, मैंने लिंक कर दिया अकाउंट से उसको, यही तो पढ़ाने का तरीका, यही तो मजा है भाई, कि मैं आपको 4-5 जगहों से लिंक करके ऑथेंटिक बना दूंगा एकदम। तो हमने इसको अकाउंट से भी लिंक कर लिया। अकाउंट से लिंक इसलिए करा ताकि मैं लॉ को अच्छे से बता सकूं और आप ट्रांजैक्शन की कमर्शियलिटी को समझ सको। अकाउंट्स से लिंक करने पर आपको वो कमर्शियल एंगल समझ में आ जाएगा, कानून का एंगल जीएसटी से और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसको इनवैलिड एग्रीमेंट बोलता है, वॉइड एग्रीमेंट बोलता है, बिकॉज विदाउट कंसीडरेशन है। वॉइड एब इनिशियो 2D, सेक्शन 2 क्लॉज डी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंसीडरेशन की डेफिनेशन बताता है। और जीएसटी इसे क्या करता है? जीएसटी इज विदाउट कंसीडरेशन को भी सप्लाई बनाता है, क्योंकि जीएसटी को क्या चाहिए? ट्रैकिंग। तो वो क्या करेगा? वो सेक्शन 7(1)(c जो विदाउट कंसीडरेशन की बात करता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। 7(1)(a) में कवर नहीं होता, ये कहां कवर होता है? सर ये कवर होता है 7(1)(c) में। ये मैंने आपको जब फंडामेंटल लेक्चर्स पढ़ाए थे तब बता दिया था कि 7(1)(a) विदाउट कंसीडरेशन है और 7(1)(c) सॉरी
71A विद कंसीडरेशन है और 71C विदाउट कंसीडरेशन है। तो 71C के अंदर विदाउट कंसीडरेशन ट्रांजैक्शन भी सप्लाई माना जाता है। और 71C को किसके साथ में पढ़ना होता है? लगे हाथ सुन लो, शेड्यूल 1 के साथ में। और शेड्यूल 1 इसलिए मैंने आपको अभी तक नहीं पढ़ाया, ये मैं सबसे एंड में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये 4 ट्रांजैक्शन बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। लेकिन हां, क्योंकि मुद्दा यहां पर था इसलिए मैंने लगे हाथ उसको लिंक करवा दिया। जितना पढ़ाया था उस हिसाब से, उस नॉलेज से मैंने आपको लिंक कर दिया। ओके, बोलो मुस्तफा, यहां तक क्लियर है? एकदम क्लियर।